हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके साथ आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप समझिए और आपका जो भी डाउट है आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और हमारी जो टीम है वो जितनी जल्दी हो सके आपके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट में हमें यानी कि इस टॉपिक में हमें देखना क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। अलग अलग देशों के अनुसार विकास की धारणाएं अलग अलग हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र विकास क्या है, अलग अलग देश और राज्यों की तुलना करेंगे। विश्व विकास रिपोर्ट की बात करेंगे। सार्वजनिक सुविधा की बात करेंगे। मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे। धारणीय विकास की बात करेंगे। तो हम इन सभी विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं विकास क्या होता है। तो विकास सामान्यतः किसी वस्तु एवं सेवा की वे व्यवस्थाएं होती हैं जो काफ़ी मैच्योर होती हैं, काफ़ी परिपक्व होती हैं। इसके साथ जो विकास है वो हमेशा सकारात्मक रूप में हमें देखने को मिलता है और ये हमेशा गुणात्मक होती है, यानी कि बढ़ती जाती है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो विकास है वो सामान्यतः एक बेहतर स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, समय समय पर बेहतर व्यवस्था हो, अच्छे तरीके से उद्योगों का विकास हो, ठीक है, राष्ट्र का विकास हो, जीडीपी स्ट्रांग हो। तो आर्थिक क्षेत्र में हम विकास को इन नज़रों से देख सकते हैं। इसके साथ विकास को लेकर सभी लोगों की धारणाएं सामान्यतः एक जैसी नहीं है, अलग अलग होती हैं। किसी व्यक्ति की नज़र में विकास जो है किसी दूसरे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी व्यक्ति की नज़र में विकास कुछ और हो सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए विकास का कार्य जैसे कि शिक्षा होगा, तो किसी व्यक्ति के लिए विकास का कार्य फैक्ट्री हो सकता है, उद्योग हो सकता है। इसलिए सभी व्यक्तियों की नज़रों में विकास का जो अर्थ है वो सामान्यतः एक जैसा नहीं, सामान्यतः अलग अलग होता है। यानी कि जब आप अपने किसी क्षेत्र में निकलते हैं या फिर अपने आप क्लास के लोगों से ही पूछते हैं कि उनके नज़र में विकास क्या होगा, तो हर व्यक्ति या हर बच्चे का ये पूछिए तो सबके नज़र में विकास की जो परिभाषा है, विकास की जो धारणा है वो एक जैसी नहीं होगी, वो सामान्यतः हमें अलग अलग ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में विकास क्या है, एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या है। तो जब आपको डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसके आगे वाले स्रोत के ऊपर। अलग अलग लोगों के अनुसार विकास की अलग अलग धारणाएं क्या हैं। तो जब हम अलग अलग लोगों के हिसाब से देखते हैं तो अलग अलग लोगों की जो विकास को लेकर जो धारणाएं होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप अगर अपने घर में रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि भाई आपके नज़र में जो विकास है वो क्या है, तो ज़रूर पापा का रिस्पॉन्स कुछ और होगा, मम्मी का रिस्पॉन्स कुछ और होगा। घर में अगर आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, तो जब उनसे पूछेंगे तो उनका रिस्पॉन्स कुछ और होगा। आपके नज़रों में विकास का मतलब कुछ और होगा। जब यही चीज़ आप अपने स्कूल के टीचर से पूछेंगे तो उनके नज़र में कुछ और होगा। जब आप यही चीज़ एक अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो अलग होगा। जब यही बात आप किसी इन्वायरमेंटलिस्ट से पूछेंगे तो उसके नज़र में विकास का जो मतलब है अलग होगा। और यही चीज़ अगर आप एक इंडस्ट्री के व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके नज़र में विकास का मतलब अलग होगा। एक व्यक्ति जो रोड पे ही अपना गुजर बसर कर रहा है, रोड पे ही रह रहा है, जब आप उससे पूछेंगे तो उसके नज़र में जो है ना विकास को लेकर धारणा अलग होगी। वही चीज़ जब आप किसी एक बेरोजगार व्यक्ति से पूछेंगे कि आपके नज़र में विकास क्या है, तो उसके नज़र में विकास की धारणाएं जो है अलग होगी। इसलिए अलग अलग लोगों के अनुसार विकास की जो धारणाएं हैं वो एक जैसी नहीं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक उद्योगपति की नज़र में उद्योगों का विकास मुख्य है, यानी कि जब आप एक उद्योगपति से पूछेंगे तो उसके नज़र में उद्योगों का विकास मेन है, ठीक है। वहीं एक कृषक से पूछेंगे, एक फार्मर से पूछेंगे तो उसके लिए कृषि का विकास मुख्य है। एक विद्यार्थी से पूछेंगे तो उसके लिए एक अच्छी शिक्षा मेन है। एक बेरोजगार व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके लिए रोजगार इंपॉर्टेंट है। एक गरीब व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, ठीक है। इसलिए अलग अलग लोगों के नज़रों में विकास की जो धारणा है वो क्या है, अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि इस पिक्चर से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग फील्डों पे खड़े हुए हैं जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई उसमें एयर होस्टेज है, तो कोई आर्टिस्ट है, कोई एस्ट्रोनॉट्स है, तो कोई मीडिया में जा रहा है, कोई फोटोग्राफर में जा रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि अलग अलग लोगों की नज़रों में विकास की जो धारणा है, वो गोल है, वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अब बात करते हैं राष्ट्र विकास को लेकर, नेशनल डेवलपमेंट को लेकर कि राष्ट्र का विकास क्या होता है। तो एक बेसिक वे में आप ये समझिए कि जब हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो राष्ट्र के विकास में हमें ये देखना है कि हमारे राष्ट्र के अंदर उद्योगों का जो विकास है वो किस तरीके का है, हमारे राष्ट्र के अंदर जो है शिक्षा का विकास जो है वो किस तरीके का है, हमारे राष्ट्र के अंदर स्वास्थ्य कैसा है, हमारे राष्ट्र के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, वो किस तरीके का है, हमारे देश की जो जीडीपी है
वो किस तरीके की है, हमारे देश की जो जीएनपी है वो किस तरीके की है। तो जब हम इतने इंडिकेटर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे देश का एक्चुअल राष्ट्र विकास जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र विकास यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बहुत ही साधारण शब्द है जिसे समझना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जब हम राष्ट्र विकास की बात करते हैं तो राष्ट्र के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, आदि सभी मुख्य वस्तुएं एक राष्ट्र के विकास के लिए चाहिए। और अगर ये सभी चीज़ नहीं होंगी, ये बेसिक चीज़ नहीं होंगी, तो एक राष्ट्र का जो विकास है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग देशों एवं राज्यों की तुलना। ठीक है, जब हम अलग अलग देशों एवं राज्यों की तुलना की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप कैसे अलग अलग देशों एवं राज्यों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, जिसे हम कुछ इस प्रकार समझते हैं। ठीक है, अलग अलग देशों एवं राज्यों में तुलना करने के लिए हम इन संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है, उसके बाद औसत आय, ठीक है, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अलग अलग देशों एवं राज्यों की तुलना करने के लिए। यानी कि जब आप किसी स्टेट को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखिए कि उस स्टेट का राष्ट्रीय आय कैसा है, एक का ज़्यादा होगा, एक का कम हो सकता है, या फिर किसी का भी एक जैसा हो सकता है। वहाँ की औसत आय कैसी है, वहाँ का साक्षरता कैसा है, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कैसा है, वहाँ पे लिंगानुपात कैसा है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पे संसाधनों तक पहुँच कैसा है, वहाँ पे जीवन प्रत्याशा कैसा है। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं कि हम अलग अलग देशों की तुलना कैसे कर सकते हैं या फिर अलग अलग राज्यों की तुलना कैसे कर सकते हैं। इंडिया में लगभग 28 स्टेट या टोटल मिला के यूनियन टेरिटरी से मिला के 35 होते हैं। अगर आपको इन सबका कंपेयर करना है तो आप इन इंडिकेटर्स पे कंपेयर कर लीजिए कि भाई बिहार का नेशनल ऐसे देख लीजिए कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो उत्तर प्रदेश का कितना है, बिहार की लिटरेसी कैसी तो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी कैसी है, बिहार का शिशु मृत्यु दर कैसा है तो उत्तर प्रदेश का कैसा है, या केरल का कैसा है। तो हम इन इंडिकेटरों के हेल्प से ये कंपेयर कर सकते हैं कि अलग अलग देशों एवं राज्यों में विकास किस किस तरीके का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? राष्ट्र में पूरे वर्ष उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त किया जाता है जिसे कुल अंतिम उत्पाद कहते हैं। राष्ट्र में पूरे वर्ष यानी कि पूरे साल वस्तुओं और सेवाओं को जो प्राप्त किया जाता है उससे जो मिलता है हमें, उसी को हम अंतिम उत्पाद या कि नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम में आप ये देख सकते हैं, नेशनल इनकम में आप देख सकते हैं जो ये है ग्रीन वाला, ये एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है वो सॉरी एज ए मिस्टेक थोड़ा सा, कि ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वाला सर्विस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही जो रेड वाला है वो इंडस्ट्री को, जो ये वाला हिस्सा एग्रीकल्चर को। यानी कि इन तीनों से हमें क्या मिल रहा है, वही हमारी क्या है, जीडीपी है, यानी कि हमारा नेशनल इनकम है या नेशनल चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये जो डेटा है ये आपका 2014 बेस्ड का है। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रति व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम क्या है। तो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं, यानी कि उस देश का टोटल नेशनल इनकम कितना है, और उसको जब हम उस देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो तब जो निकलता है उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को आप देख सकते हैं कि हरियाणा में कितना है, केरल में कितना है, बिहार में कितना है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ दूसरे संकेतों का, कुछ दूसरे इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता, 7 वर्ष का व्यक्ति जो पढ़ने लिखने के साथ साथ अंकगणित यानी कि मैथमेटिक्स करने की भी योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, लिटरेट माना जाता है और एक्चुअल में पढ़ा लिखा माना जाता है। लिंगानुपात, स्त्री और पुरुषों के बीच के जो अनुपात होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो रेशियो है उसको ही हम सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन है, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या होता है एक नज़र में देखते हैं इसको। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया। यानी कि अगर आपके पेपर में सवाल आता है कि विश्व विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया, तो 2006 में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो विश्व बैंक है। आपने विश्व बैंक का नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, जिसमें देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्रम तैयार किया गया। यानी कि ये देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं और उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है, पीसीआई कैसा है।
तो पीसीआई के बेस पे उनका एक लिस्ट बनाया गया, 1 2 3 करके मार करके उनका लिस्ट तैयार किया गया, जिसमें 2 तरीके की चीज़ें शामिल की गई। यानी कि एक देश तो ऐसे जिनका इनकम क्या है, उच्च है, हाई है, ठीक है, एक देश ऐसे जिनका इनकम कैसा है, लो है। तो इसके आधार पर इन्होंने 2 देशों की कैटेगरी बनाई, एक हाई देश की कैटेगरी और एक लो देश की कैटेगरी, ठीक है। तो देखते हैं हाई देश और लो देश की कैटेगरी क्या है। देखो, उच्च आय वाले जो देश हैं वहाँ पे जो है 4,53,000 यानी कि प्रति एनम अधिक होता है जहाँ पे, उसको तो डेवलप देश कहा गया, विकसित देश कहा गया। लेकिन जिस देश का 37,000 से लेस यानी कि इससे कम जो देश आते हैं निम्न आय वाले देश हैं, यानी कि पर एनम जो है आपका इतना जिस देश को इनकम होता है, ठीक है, उसको तो विकसित देश कहा गया। बट जिसका पर ईयर एनम इतना होता है उसको निम्न आय वाले देश कहा गया। तो भारत जो है इस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो यही था विश्व विकास रिपोर्ट जो 2006 में विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया ये, ठीक है। और इसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पूरे देशों का क्रम तैयार किया गया, जिसमें 2 तरीके के क्रम रखे गए, एक उच्च आय वाले देश, एक निम्न आय वाले देश। उच्च आय वाले देश में वो सभी देश हैं जितने भी डेवलप देश हैं हमारे यहाँ के, और निम्न आय वाले देशों में सभी हमारे अल्प विकसित देश हैं जो आज के टाइम में डेवलपमेंट की राह से आगे गुजर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं सबसे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के ऊपर, और जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है वो है क्या, ठीक है। मानव विकास सूचकांक संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर देशों का कोटि क्रम तैयार करता है। यानी जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो ये देखता है कि लोगों के पास रिसोर्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों के पास हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन अच्छा है या नहीं है, ठीक है। इसके आधार पर ये सभी देशों का क्या करता है, लिस्ट तैयार करता है, और इस लिस्ट को जो है ये पब्लिक करता है, ठीक है, पब्लिकेशंस करता है, उसको पेश करता है लोगों के सामने। तो मानव विकास जो सूचकांक है वो संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा को आधार बना के, बेस बना के देशों का जो है कोटि क्रम तैयार करता है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करती है, यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको तैयार करता है, जिसे 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है क्योंकि इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया था। तो महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए महबूब उल हक ने पॉल स्ट्रीटन, शशांक जायसवाल, फेंड्रस स्टीवर्ट, गुस्ताव रानिस, कीथ ग्रिफिन, सुधीर आनंद, मेघानंद देसाई सहित विकास के अर्थशास्त्रियों का एक समूह गठन किया था। यानी कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने जो है डेवलपमेंट को लेके काम किया, ठीक है। और इन्हीं लोगों के ग्रुप बना के, इन्हीं लोगों के ग्रुप को बना के महबूब उल हक ने 1990 में सबसे पहले इसको पेश किया था, ठीक है। पिछले वर्ष भारत मानव विकास सूचकांक में 131वें पायदान पर था। यानी कि जब हम मानव विकास सूचकांक की लिस्ट की बात करते हैं तो पिछले वर्ष यानी कि पिछले साल भारत 131वें स्थान पर था, लेकिन इस वर्ष भारत जो है फिर से घिसक के किस स्थान पर आ गया, 132वें स्थान पर आ गया। तो मानव विकास सूचकांक में आपने ये जाना होगा कि मानव विकास सूचकांक संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर देशों का कोटि क्रम तैयार करता है। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पब्लिकेट करती है, पेश करती है। लेकिन 1990 में महबूब हक के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, तैयार किया गया था। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए महबूब हक ने जो अर्थशास्त्र के जो मुख्य जो विद्वान हैं, जो एक अर्थशास्त्री हैं और जिन्होंने डेवलपमेंट को लेकर काम किया था, जिनमें पॉल स्ट्रीटन, शशांक जायसवाल, फ्रांसिस स्टीवर्ट, गुस्ताव रानिस, कीथ ग्रिफिन, सुधीर आनंद, मेघानंद देसाई सहित विकास से संबंधित जितने भी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इसका समूह का गठन किया था और इन्हीं विद्वानों ने इसके ऊपर कार्य किया, ठीक है। मानव विकास के इस रिपोर्ट में 191 देशों को शामिल किया गया था और 191 देशों की सूची में भारत को कौन सा नंबर पर रखा गया, 132वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो नंबर 1 है वो किसका है, स्विट्ज़रलैंड का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही डेवलप है। बहुत ही डेवलप मतलब यहाँ पे सभी लोगों की इकोनॉमी अच्छी है, लोगों को रिसोर्स तक पहुँच अच्छा है, ठीक है।
लोगों का वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही है, यहाँ के लोग अवेयर हैं, शिक्षित हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि स्विट्ज़रलैंड का क्या है, बहुत ही बेहतर है। दूसरा जो स्थान आता है वो किसका है, नॉर्वे का। तीसरा जो स्थान है आइसलैंड। चौथा है हांगकांग, चाइना, देखो चाइना का भी इसमें स्थान है। एंड फिफ्थ किसका है, ऑस्ट्रेलिया। ये स्टार्टिंग के टॉप 5 वो देश हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट में जिनका स्थान जो है वो काफ़ी बेहतर है और इन्होंने अपने आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इनका हुआ है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया का स्थान कितना है, 132। इससे पहले इंडिया का स्थान कितना था, 131। उससे पहले कितना था, 129। तो आप ये देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो इंडिया का जो स्थान है पीछे ही हटता जा रहा है आगे की जगह पे। तो इससे ये समझ में आता है कि इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, यानी कि इंडिया का जो मानव विकास जो है वो दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है, ना कि वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए एक सोचने की बात है और चिंतन करने की बात है कि ऐसा क्या कारण रह गया जिससे इंडिया में जो है मानव विकास जो है वो काफ़ी पीछे हटता जा रहा है, उसका डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब जो है विकसित और विकासशील देशों की तुलना, विकसित और विकासशील देशों की जो तुलना है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक टेबल के हेल्प से कि हम इनकी तुलना जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है आपके पास जिसमें एक तरफ जो है मैंने आधार लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने विकसित देशों के लिए बताया, एक तरफ मैंने विकासशील देशों को लेके बताया। ये सभी इंडिकेटर्स हैं जो मैंने वन बाय वन मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं कि करके सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं विकसित देश का। जिनका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होता है विकसित देश होते हैं, जिनका प्रति व्यक्ति आय कम होता है वो विकासशील देश होते हैं। दूसरा इंडिकेटर्स हो गया स्वास्थ्य, मेडिकल। विकसित देशों का मेडिकल बेहतर होता है, विकासशील देशों में कमी होती है। साक्षरता हो गई, ठीक है, विकसित देशों में साक्षरता ज़्यादा होता है, विकासशील में कम होता है। आर्थिक विकास जो है विकसित देश का ज़्यादा होता है, विकासशील देशों का कम होता है। प्रति व्यक्ति आय जो होता है विकसित देशों का ज़्यादा होता है, विकासशील देशों का कम होता है। सामाजिक स्तर जो है इनका बेहतर होता है, बट हमारे जो विकासशील देश है वहाँ पे भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। लिंगानुपात हो गया, यहाँ पे बेहतर होता है, यहाँ पे कम होता है। मानव विकास हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे बेहतर होता है और यहाँ पे कम होता है। शिशु मृत्यु दर हो गया, यहाँ पे कम होता है क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की फैसिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बच्चे मरते बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जीवन प्रत्याशा जो है, जीने की अवधि है, यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता है, लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती, यहाँ का इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों की मरने की जो संख्या है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जीवन प्रत्याशा जो है लोगों की क्या होती है, कम होती है। तो जब आप एक विकसित देश की बात करते हैं, एक डेवलप देश की बात करते हैं, तो डेवलप देश को आप इस तरीके से समझिए कि उनकी जो प्रति व्यक्ति आय जो है, उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही आगे है। उनका मेडिकल फैसिलिटी जो है काफ़ी बेहतर है, वहाँ का एजुकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ की सोसाइटी जो है वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो भी फेवरेबल है, ह्यूमन डेवलपमेंट में वो लोग काफ़ी आगे हैं। शिशु मृत्यु दर वहाँ पे बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इनकी विशेषता जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर वहाँ पे कम है। जीवन प्रत्याशा लोगों की जो जीने की अवधि है वो ज़्यादा है। वहीं जब हम विकासशील देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है। यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, आर्थिक विकास उतना अच्छा नहीं है, पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ की सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है इन सोसाइटियों में। सेक्स रेशियो की बात करोगे तो वो भी फेवरेबल नहीं है, कमी है। ह्यूमन डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं है, शिशु मृत्यु दर जो है ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटी वेल नहीं है। विकासशील देशों में देखेंगे तो जीवन प्रत्याशा जो है वो हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब जो हमने जब विकसित और विकासशील देशों की तुलना कर ली है, तो अगर आपके एग्जाम्स में आपसे रिलेटेड सवाल पूछ लेता है विकसित और विकासशील देशों की तुलना या फिर किसी राज्य की तुलना, तो आप इन इंडिकेटर्स को या फिर इन चीज़ों को बेस बना के जो है आप इनकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी तुलना करने में, अगर आप किसी राज्य की तुलना कर रहे हैं तो आप इन्हीं को इंडिकेटर्स बनाइए और इनकी तुलना कंपेयर कर दीजिए। तो इट्स मच बेटर कि आपके एग्जामिनर्स को भी अच्छा लगेगा एंड आप भी अच्छे से समझ पाएंगे इन टॉपिकों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधा को लेके, पब्लिक फैसिलिटीज़ को लेके, ठीक है। कभी हमने सभी देशों में अंतर करके देखा है, ये सभी चीज़ें तभी संभव है जब उस देश में सार्वजनिक सुविधा बेहतर हो, यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ अगर इन देशों में बेहतर होंगी तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है। सार्वजनिक सुविधा में सामान्यतः जैसे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि शिक्षा आ सकती हैं, स्वास्थ्य आ सकती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं
ठीक है। इसके साथ हमारे देश में परिवहन की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा इत्यादि सभी चीज़ें सार्वजनिक सुविधा में आती हैं और इसी को हम पब्लिक फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। तो अब जो मेन चीज़ है वो है सतत पोषणीय विकास या फिर धारणीय विकास को समझना, कि ये जानें कि धारणीय विकास जो है वो है क्या, धारणीय विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम देखते क्या है धारणीय विकास। सतत पोषणीय विकास सीधा सा मतलब यह है कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के साथ अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना ही सतत पोषणीय विकास है। लेकिन वर्तमान समय में हम जो विकास की अवस्था को अपना रहे हैं ये भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर नहीं है। यानी कि जिस तरीके से आज हम अपने संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने जो भी चीज़ है, रिसोर्स हैं, ठीक है, उनका बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हम अपनी आवश्यकता तो पूरी कर लेंगे, बट हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता पे हमारा कोई ध्यान नहीं है, कोई रुझान नहीं है। ठीक है, यानी कि अपनी आवश्यकता को तो हम पूरा कर रहे हैं, बट अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने विकास को धारणीय बनाना होगा। इसके लिए हमें संसाधनों के नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक करने की ज़रूरत है, ना कि अनवीकरणीय संसाधनों की। नवीकरणीय संसाधन आपको पता होगा कि आपके जो सौर ऊर्जा हो गए, ठीक है, आपके ज्वार ऊर्जा हो गए, तरंग ऊर्जा हो गए, पवन ऊर्जा हो गया, ऐसी ऊर्जा का उपयोग करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हमें जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनके यूटिलाइजेशन पे कम से कम हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें जो अपना ज़्यादातर जो ध्यान है वो सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, इन सभी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, एक ये है भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग से गंभीर संकट है। 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 लीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्ती में पाया जाता है। यानी कि इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो भूमिगत जल है उसमें डिप्रेटेशन आता जा रहा है, कमी देखने को मिल रहा है। अब क्यों कमी देखने को मिल रहा है जा रहा है? क्योंकि हम अपने एरिया में जो है एग्रीकल्चर इतने बड़े लेवल पे करते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो हमने अपने पूरे जितने भी भूमिगत जल हैं, सरफेस वाटर हैं, हमने इन सरफेस वाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा लेवल पे कर लिया है। तो आज के टाइम में सरफेस वाटर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रहा है। तो अगर इसी तरीके से कमी देखने को मिलती रहेगी तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, उसको समझ नहीं पाएगी, जान नहीं पाएगी। क्या पता आने वाले टाइम में उसे पानी जैसी चीज़ें एकदम कीमती वस्तु में मिले। तो इसलिए इन सब से बचने का एक तरीका यही है, ठीक है, कि हम किन चीज़ों पर जो है हम अपना ध्यान केंद्रित करें। वो है हमारा नवीकरणीय संसाधन। हम अपने नवीकरणीय संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस्तेमाल करें। तो जब हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल एक अच्छे लेवल पे करेंगे तो इस तरीके की जो समस्या है वो कम देखने को मिलेंगी। तो इन समस्या से निकलने के लिए हमें अपने नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग जो है वो करना पड़ेगा और करना जो है अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, तो अब तक जो है हमने अपने किन किन टॉपिकों पे बात किया, एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं, एक बार हम अपने सभी टॉपिकों को लेके। हाँ, तो सबसे पहले हमने इसमें विकास के बारे में जाना। अलग अलग लोगों के अनुसार विकास की धारणाएं अलग है, इसके बारे में, राष्ट्रीय विकास के बारे में, अलग अलग देशों में राज्यों की तुलना हमने की, विश्व विकास रिपोर्ट के बारे में हमने बात किया, सार्वजनिक सुविधा को लेकर हमने बात किया, मानव विकास सूचकांक को लेकर बात किया, धारणीय विकास को लेकर बात किया। जस्ट उसके बाद हमने विकास होता क्या है इसके एक इंट्रो पार्ट को हमने जानने की कोशिश की। जब हमने विकास के इस इंट्रो पार्ट को जाना, हमने ये देखा कि अलग अलग लोगों के अनुसार विकास की अलग अलग धारणाएं क्या हो सकती हैं। एक उद्योगपति के नज़र में, कृषक के नज़र में, विद्यार्थी की नज़र में क्या क्या हो सकती हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग देश एवं राज्य की तुलना हम किस किस इंडिकेटरों के हेल्प से कर सकते हैं। इसमें मैंने आपके साथ इंडिकेटर्स पे बात किया। जब हमने इन इंडिकेटर्स को समझ लिया तो हमने ये देखा कि राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और भी क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट क्या है, ठीक,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हमने बात किया। फिर एक हमने डेटा देखा, फिर हमने डेवलप और अंडर डेवलप देशों का कंपेयर किया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्टेट का कंपेयर करना है तो आप इसी तरीके से आप उसका कंपेयर कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ को लेके हमने बात किया कि क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके हमने बात किया। फिर बाद में हमने एक केस स्टडी की तरह देखा कि किस तरीके से जो है जो सरफेस वाटर है उसमें डिप्लेटेशन आता जा रहा है, कमी आता जा रहा है, और उससे हम बचेंगे कैसे। तो मैंने आपको बताया कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सिक्योर रहेंगी, बची रहेंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हमारी टीम आपके इन सभी चीज़ों को क्या करेगी, आपका जवाब देगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए।